मैं अर्चना सिंह, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम संधि के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, संधि मतलब मेल। आप लोगों ने सामान्य बोलचाल में भी सुना होगा कि उनकी उनसे संधि है, अर्थात उनका उनसे मेल है। तो यहाँ भी क्या है? मेल। किस चीज़ के बीच में? दो वर्णों के बीच मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जब दो वर्णों को मिलाते हैं तो उनसे जो परिवर्तन होकर के नया शब्द बनता है, वह जो विकार है, वह जो परिवर्तन है, उसे क्या कहते हैं? संधि। अब संधि तीन तरह की होती है, क्योंकि वर्ण के बारे में आप जानते होंगे कि स्वर और व्यंजन, इन्हें क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और विसर्ग, जो उसके आगे दो बिंदी लगी होती है किसी शब्द के बाद, उसे क्या कहते हैं? जैसे राम, राम के आगे जो ऐसे दो बिंदियां लगी होती हैं उसे विसर्ग कहते हैं। तो इस तरह से संधि तीन प्रकार की हो गई। स्वर संधि, जहाँ स्वर के साथ स्वर का मेल हो, व्यंजन संधि जहाँ व्यंजन का मेल हो, और विसर्ग संधि जहाँ विसर्ग का मेल हो। इस तरह से तीन संधि हो गई। अब हम पढ़ते हैं स्वर संधि। स्वर संधि क्या है? जब दोनों तरफ स्वर हो। स्वर का मतलब आप जानते हैं, अ, ई, आ, उ, ए, ओ, औ, जो हम मात्राएं लगाते हैं वह क्या है? स्वर। तो जब स्वर के साथ स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या धन आलय, यहाँ पे क्या है? विद्या में आ स्वर है, आलय में आ स्वर है। तो इन दोनों को मिला करके जो विकार उत्पन्न होगा तो शब्द बनेगा विद्यालय। दूसरा उदाहरण देखते हैं, नर धन इंद्र। यहाँ नर में क्या है? अ, और इंद्र में ई। इन दोनों को मिला करके जो विकार होगा, जो परिवर्तन होगा, उसे क्या कहेंगे? संधि। और परिवर्तन से यह क्या बनेगा? नरेंद्र। इस तरह से आप यह जानें कि जहाँ स्वर के साथ स्वर का मेल होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अब हम स्वर संधि के कौन कौन से भाग हैं, कितने प्रकार की स्वर संधि होती है, उसके बारे में पढ़ें। तो सबसे पहली जो स्वर संधि का भेद है वह है दीर्घ संधि। स्वर संधि का पहला प्रकार दीर्घ संधि। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, दीर्घ। दीर्घ मतलब बड़ा। कोई चीज जब बड़ी होती है तो इसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ। और इसका सूत्र क्या है? अकः सवर्णे दीर्घ। यह सूत्र जो है पाणिनि की माहेश्वर सूत्रों के आधार पे बने हुए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? अक के बाद सवर्ण आए तो दीर्घ हो जाता है। अक क्या है? अ, ई, उ, री। परिभाषा क्या होगी? सामान्य शब्दों में यदि अ, ई, उ, री के बाद समान स्वर आए तो वहाँ दीर्घ हो जाता है। और आप इस तरह से समझ सकते हैं, छोटा या बड़ा एक समान स्वर दोनों तरफ हो तो वहाँ पे कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। दीर्घ मतलब बड़ा। अब उदाहरण में आप देखें, जैसे विद्याधन अर्थी, इन दोनों शब्दों में विद्या में द्या में क्या है? आ, यानी यह दीर्घ है। अर्थी में अ, यह क्या है? ह्रस्व है। तो ह्रस्व या दीर्घ दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। तो द्या का आ और अर्थी का अ, इन दोनों के स्थान पे क्या होगा? आ होगा। और यह आपका जो विकार उत्पन्न होकर के परिवर्तन आकर के शब्द बनेगा वह होगा विद्यार्थी। दूसरा आप देखिए उदाहरण, पुस्तक धन आलय। यहाँ पुस्तक में क्या है? अ है, आलय में क्या है? आ है। दोनों तरफ समान मात्राएं हैं। एक तरफ क्या है? ह्रस्व है पुस्तक में, और आलय में दीर्घ है। इन दोनों के स्थान पे दीर्घ हो जाएगा और वह शब्द क्या बनेगा? पुस्तकालय। एक उदाहरण यह देखिए, भानु धन उदय। भानु और उदय दोनों ही तरफ समान मात्राएं हैं। इन तीनों उदाहरणों में आप देख रहे होंगे दोनों ही तरफ की मात्रा क्या है? समान है। ह्रस्व हो या दीर्घ हो, उन दोनों के स्थान पे दीर्घ हो रहा है। तो भानु का उ और उदय का उ, इन दोनों के स्थान पे दीर्घ हो जाएगा और शब्द बनेगा भानुदय। तो सामान्य शब्दों में दीर्घ संधि की परिभाषा आपके समझने के लिए क्या हुआ? ह्रस्व या दीर्घ
दोनों ही तरफ समान मात्राएं हो तो उनके स्थान पर दीर्घ हो जाता है। अब हम गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि में गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे। आद गुण, आद के बाद गुण हो जाता है। परिभाषा क्या होगी? अ या आ के बाद ई उ रील री आए तो उनके स्थान पे गुण हो जाता है, अर्थात ई का ए, उ का ओ, री का अर और री का अल हो जाता है। आपको पहचानने के लिए क्या है, जहाँ कहीं भी ए की मात्रा दिखाई दे, ओ की मात्रा दिखाई दे, अल दिखाई दे, अर दिखाई दे, वहाँ आप बिना सोचे समझे यह जान जाइए कि वहाँ पे कौन सी संधि होगी, गुण संधि। उदाहरण को देखें तो आपको यह स्पष्ट हो जाएगा। जैसे रमा धन ईश, यहाँ पे क्या है, रमा में आ और ईश में क्या है, ई। इन दोनों के स्थान पे अ या आ के बाद ई उ री आए तो ई का ए होना है, तो आ है और ई है, इन दोनों के स्थान पे ए हो जाएगा। क्या शब्द बनेगा, रमेश। उसके बाद दूसरे उदाहरण में सूर्य धन उदय, सूर्य में क्या है, अ है, उदय में उ है, इन दोनों के स्थान पे ओ होगा और शब्द बनेगा सूर्योदय। महाधन ऋषि, आ है और यहाँ री है, इन दोनों के री का क्या होगा, अर होगा और क्या बनेगा, शब्द महर्षि। तव धन रीकार, तव में अ है, री में अल है, तो क्या बनेगा, री का क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा और क्या शब्द बनेगा, तवल्लकार। अब मैं यह शब्द बना करके दिखा रही हूँ कैसे यह बन रहा है। देखिए, यह रमेश है। अब इस रमेश में से ये क्या है, आ को निकाल दिए तो क्या बचा, रम। और इधर ईश में से ई को निकाल दिए तो क्या बचा, श। और यह आ धन ई क्या होना है, ए होना है। तो अब देखिए, यह रम बचा, आ आप निकाल दिए और इधर का ईश में से ई निकाल दिए तो रम और श, आ और ई, इन दोनों का संधि हो करके क्या होना है, ए। तो अब इसके ऊपर इनको हम पूरा जोड़ते हैं और यह ए की मात्रा लग गई तो क्या शब्द बना, रमेश। देखिए, स्पष्ट हो गया आपको यह उदाहरण, रमेश कैसे बना। अब आइए सूर्योदय को देखते हैं। इस तरह से आप देख लेंगे तो अच्छी तरह से आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि शब्द कैसे बन रहे हैं। सूर्य में क्या है, अ, तो यह क्या बचा, सूर्य। अ को निकाल दिए और यहाँ से उ को निकाल दिए तो क्या बचा, द य। अब यह अ और उ के स्थान पे क्या होना है, ओ होना है। अ धन उ बराबर ओ। अब यह ओ हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ, और यह आपका क्या शब्द बना, सूर्योदय। तीसरे उदाहरण को देखिए, महर्षि। मुझे उम्मीद है कि आपको यह अच्छी तरह से समझ में भी आ रहा होगा कि कैसे संधि हो रही है, कैसे विकार आ रहा है, कैसे परिवर्तन आ रहा है। अब महर्षि में क्या है, म, और इसका आ आप निकाल दिए और इसका री निकाल दिए तो क्या बचा, यह। आपके इस सूत्र के अनुसार क्या होगा, अ या आ के बाद री आए तो क्या होना है, अर होना है। अर मतलब आधा र। तो अब आते हैं स्वर संधि में के तीसरे प्रकार पे, यण संधि। इसका सूत्र क्या है, ई को यणचि, अर्थात इक का यण हो जाता है। इक, ई उ री री के बाद असमान स्वर आए तो इक का यण होगा। यण का मतलब क्या है, ई का य, उ का व, री का र और री का ल। अब आइए इसके उदाहरण को देखते हैं। इति धन आदि, इसमें आप देख रहे हैं इति में क्या है, ई, और आदि में क्या है, आ। तो इस तरह से इक के बाद क्या है, असमान स्वर आया है तो ई का य हो जाएगा और यह क्या शब्द बनेगा, परिवर्तन के बाद, विकार के बाद, इत्यादि। दूसरा उदाहरण देखिए, सुधन आगतम। सु में क्या है, उ, आगतम में क्या है, आ।
तो यहाँ असमान स्वर आया है, ऊ का क्या हो जाएगा, व। तो क्या बनेगा, स्वागतम। तीसरा उदाहरण देखिए, पितृधन आज्ञा। यहाँ क्या है, री, और री के बाद असमान स्वर है आ, तो री का क्या होगा, र, और क्या बनेगा, पित्राज्ञा। यह चौथा उदाहरण देखिए, री धन आकृति। री के बाद क्या आया है, आ आया है, असमान स्वर आया है, इसलिए री की जगह पे ल हो जाएगा और क्या बनेगा, लाकृति। ये उदाहरण से आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और सबसे पहचानने का क्या है, छोटा आधा हो। ई के बाद जैसे यहाँ त क्या है, आधा त है, ये क्या है, स आधा है, यहाँ त्र आधा है, और यह, तो इस तरह से आप पहचान जाएंगे कि कहाँ पर यण संधि होगी। इसके आगे की संधि हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। You're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and